हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है साइंस का क्लास 8th की एनसीईआरटी का, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर का हमने फोर्स वाला पार्ट कर लिया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे प्रेशर की कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर अगर मैं आपको बताऊं तो वो कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आपकी मम्मी सब्जी काटती हैं तो क्या होता है, वो नाइफ के मतलब चाकू के उस साइड से काटती हैं जिस साइड शार्प होता है ना, जिस साइड चाकू जो है वो पतला होता है उस साइड से जो है सब्जी आराम से कट जाती है। लेकिन उसकी उल्टी साइड से जो थोड़ी चौड़ी होती है या मोटी होती है उस साइड से सब्जी नहीं कटती। आपने और क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि कोई इंसान जब आपको थप्पड़ मारता है या आप किसी को मारते हो तो क्या होता है, आपको फिर भी थोड़ा कम लगता है। लेकिन अगर आपको कोई घूसा मार दे, है ना, मुक्का मार दे, वो भी ऐसे करके उंगली उंगली निकाल के, जैसे आपको पता ही है, और ऐसे करके आपको हिट करे तो आपको ज्यादा दर्द होता है, चाहे फोर्स उसने सेम लगाई हो, थप्पड़ मारने में भी और मुक्का मारने में भी। अच्छा, अगर सोचो आप कि अगर आप चल रहे हो, ठीक है, और किसी लड़की का पैर आपके पैर पे पड़ जाता है तो आपको थोड़ा कम प्रेशर फील होगा, मतलब आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। ठीक है, आप उससे क्या बोलोगे, अरे ध्यान से चलो ना। लेकिन अगर वही लड़की ने हील्स पहनी हो, बड़ी बड़ी पेंसिल हील्स, ठीक है, और उसके बाद उसका पैर अब आपके जो है पैर के ऊपर चढ़ जाए तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा इन कंपैरिजन टू जब वो लड़की स्लीपर्स में थी, नॉर्मल चप्पलों में थी। ठीक है, तो ये हुआ क्यों, मतलब लड़की का जो वेट था वो तो उतना ही रहा, मतलब फोर्स तो उतना ही रहा, लेकिन तब भी एक टाइम पे वो जो वेट था और वो आपके पैरों पे चढ़ गई, पैर पे चढ़ गई, तो आपको जो है ज्यादा नहीं दर्द हुआ। लेकिन जब उसने वो हील पहनी थी, सैंडल्स पहनी थी, तो तब वो अगर आपके पैर पे चढ़ गई तो आपको ज्यादा दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है प्रेशर की वजह से, कि आपको प्रेशर फील होता है। लेकिन लड़की का वेट तो सेम रहा ना, तो एक बार प्रेशर ज्यादा और एक बार प्रेशर कम, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया की बात आ गई थी। अच्छा, क्या होता है ये सब आपको बताती हूँ मैं इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन हमारे चैनल की खासियत तो आपको पता ही है, एक बार दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ। तो खासियत ये है कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। तो जिस तरह एनसीईआरटी ने प्रेशर के बारे में लिखा है उसी तरह से हम आगे जो है उसको डिस्कस करते हैं, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं और अच्छे से प्रेशर का कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, ठीक है, और चैप्टर का सेकंड पार्ट दैट इज प्रेशर। तो एनसीईआरटी में प्रेशर का लिखा है, प्रेशर के बारे में क्या क्या लिखा है देखते हैं। You have learnt in class 7th that strong winds during a storm or cyclone can blow away even the rooftops. आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान वाली कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे जिन लोगों के घर की जो छत है वो लकड़ी की होती है या हल्की होती है तो उनकी छत भी उड़ जाती है। या आपने कभी टेंट वेंट जो होता है ना वो प्लास्टिक वाला उन्होंने लगाया होता है तो वो भी उड़ जाता है। या अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर आपके घर पे कपड़े डले हुए हैं बाहर सूखने के लिए आपकी गैलरी में, ठीक है, या आपकी छत पर, और अगर आंधी वगैरह आ जाती है तो हमारे घर वाले सबसे पहले क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कपड़े उतार के लाओ वरना उड़ जाएंगे। और कभी कभार आपने देखा होगा कि कपड़े उड़ भी जाते हैं, आपके घर के नहीं तो किसी और के घर के, कभी वो हमें किसी और की छत पे दिखते हैं या फिर जो है सड़कों पर दिखते हैं। तो ये क्यों होता है ना। साथ ही साथ ये बोलते हैं यू हैव ऑल्सो लर्न्ड दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर। हमने ये भी जाना है कि एयर में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसकी वजह से विंड्स और साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, ये सब हमने जाना हुआ है। कब जाना था? हमने बात करी है हाई प्रेशर और लो प्रेशर की। हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब हमारी हवाओं में क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, एयर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर जो है वो कई जगह कम होता है और कई जगह ज्यादा होता है ना। जैसे कि हमें पता है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहां प्रेशर लो होता है, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहां
प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये जो हाई और लो टेम्परेचर जो है, हाई और लो प्रेशर है, इसमें अगर ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, विंड्स या फिर साइक्लोन्स भी दिखते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? साथ ही में ये बोल रहे हैं कि क्या कोई रिलेशन है प्रेशर और फोर्स का। अच्छा, प्रेशर और फोर्स का कोई रिलेशन आपको पता है क्या? चलो देखते हैं प्रेशर और फोर्स का। मैंने आपको बोला था कुछ चाकू वाला, सब्जी पिछली साइड से काटो तो अच्छे से कटती नहीं है, धार वाली साइड से, जिस साइड चाकू तेज होता है उस साइड से काटो तो आसानी से कट जाती है। कोई आपके पैर पे चढ़ जाए तो आपको इतना दर्द नहीं होता, लेकिन अगर उसी इंसान ने हील्स पहन रखी है और फिर वो आपके पैर पे चढ़ जाए तो आपको ज्यादा दर्द होता है ना? कुछ लग रहा है प्रेशर का, फोर्स का, एरिया का कुछ रिलेशन लग रहा है? देखते हैं। ओके, लेट अस फाइंड आउट। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक नेल लेना है। नेल क्या होता है? कील होता है, हमें पता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक नेल है, ठीक है, ये मेरे पास एक नेल है। नेल क्या होता है? कील होता है। अब वो बोल रहा है कि आपको जो नेल लेना है ना, आपको उसको एक वुडन प्लैंक में क्या करना है, ठोकना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके पास एक वुडन प्लैंक है, उसमें आपको नेल को जो है वो ठोकना है। ओके, इस वुडन प्लैंक में अपने नेल को ठोकना है। ओके, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। लेकिन ठोकना कहाँ से है, उसको पुश कहाँ करना है, उसके हेड से। हेड से मतलब उसके ऊपर वाली साइड से। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर ये नेल है, ठीक है, अगर हमारे पास ये नेल है तो हम उसको जो पुश करते हैं वो पुश करते हैं उसके हेड से, यहां से हम कील को ठोकते हैं, ठीक है, और तब जाके ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर आराम से चला जाता है। लेकिन इन्होंने बोला है हेड से इसको ठोको। हेड से मतलब क्या करो, आप उल्टा करके इसे ठोको। मतलब अब आपको ठोकना कैसे है, जैसे ये जो मेरा वुडन प्लैंक था, यहाँ पर नेल होगा और ऊपर की साइड जो है पतली वाली जो नेल का पार्ट है, पतला वाला नेल का पार्ट है वो होगा, ठीक है। नाउ ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बार आप नेल को सीधा करके क्या करो, हेड की तरफ से उसको पुश करो, ठीक है, और एक बार आप पॉइंटेड एंड की तरफ से नेल को ठोकने की कोशिश करो। ओके, कुड यू डू इट दिस टाइम? और अब आपसे क्या ये जो नेल है, ये जो कील था, ये आसानी से उस वुडन बॉक्स में ठुक गया? समझ आया? नहीं आया तो मैं बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मान लीजिए वुड का है। अगर मैं नेल, मान लो ये नेल है, मेरे पास होगा, लेट मी सी, चलिए कोई बात नहीं, मुझे नेल तो नहीं मिला बट मुझे ये मिल गया। अच्छा, अगर मुझे इसको ऐसे करके ठोकना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इस तरह से प्लेस करूंगी और इस पे यहाँ पे मतलब जो है हथौड़े से उसको पुश करूंगी, ठीक है, उसको धक्का मारूंगी, मतलब उसको ठोकूंगी। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इसके अंदर आसानी से चला जाएगा और मेरा जो नेल है वो ठुक जाएगा, है ना। मतलब मेरा नेल आसानी से चला गया अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब ये बोलता है कि आप अपने नेल को उल्टा कर दो और पॉइंटेड एंड से आप इस पे धक्का लगाने की, मतलब पुश करने की कोशिश करो और देखो क्या ये आप आसानी से कर पा रहे हो। तो मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगी जितना मैंने पहले लगाया था, ठीक है। तो पहले मेरा ये जो था ये ऐसे था, देख लीजिए इस साइड जो है वो हुआ पड़ा है छेद, होल, बट इस साइड नहीं हुआ पड़ा। तो मैं यहाँ से इस पे ऊपर की साइड से फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, और ये जो है आराम से इसके अंदर चला गया। लेकिन अगर मैं इसको उल्टी साइड से फोर्स लगाऊं और उतनी ही लगाऊं तो क्या होगा, ये इसके अंदर नहीं जा रहा। ये क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं यार। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट आप भी ट्राई करना कि आपसे ये हो पा रहा है। और अगर नहीं हो पा रहा तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें इस एग्जाम्पल से क्या बताना चाहती है। ओके, तो आपको नेल लेना था और उसको जो है हथौड़े से मार के देखना था। आपको हथौड़ा पहले क्या करना था, जिस तरह हम नेल को यूजुअली जो है पुश करते हैं, ठोकते हैं वुडन प्लैंक के अंदर, उसी तरह आपको जो है इसको करना था इसके अंदर फिट।
लेकिन अगली बार आपको इस नेल को उल्टा कर देना था और उसके बाद उसको ठोकना था और पुश करना था इस वुडन प्लैंक के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया? ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ। अच्छा, अब आप कोशिश करिए कि आपको आपके पास बटर वाला नाइफ होगा जिससे बटर लगाते हैं, या अगर आप नॉर्मल नाइफ भी लेते हैं जिससे हम सब्जियां काटते हैं, तो एक साइड जो है वो बहुत शार्प होती है, उसको हम बहुत ज्यादा तेज करवा लेते हैं ना, तेज करवाते हैं या उस पर धार लगवा देते हैं, और दूसरी साइड जो होती है वो प्लेन होती है ना। तो आप दोनों साइड से कट करके देखना किसी भी वेजिटेबल को, चाहे आप आलू को, टमाटर को, किसी भी चीज को कट करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि जो शार्प वाली साइड है उससे आप आसानी से वेजिटेबल को काट लेते हो, और जो ब्लंट साइड है, जो ज्यादा शार्प नहीं है या मोटी है, उससे आप आसानी से नहीं काट पाते हो। विच इज ईजियर? तो क्या ईजियर है? शार्प नाइफ से काटना, है ना। और क्या ईजियर था इस जो है नेल वाले एक्सपेरिमेंट में, कि जो यहाँ पर जो छोटा वाला पार्ट था, जो नैरो पार्ट था नेल का, उसको ठोकना इजी था एज कंपेयर टू द बड़े वाला पार्ट, है ना, द हेड। ठीक है, एज कंपेयर टू द हेड। Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, plays a role is making this task easier? तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो नेल वाले एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जो है ये जो एरिया था इसका कुछ रोल था, ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया, है ना। ये वाला एरिया इजीली चला गया था क्योंकि छोटा था, और ये वाला एरिया जो था इसके अंदर इजीली जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि बड़ा था, है ना। तो आपको लगता है कि क्या ऐसा कुछ रोल होगा इसके अंदर? तो हम देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। कहते हैं जब भी किसी चीज पर, किसी यूनिट एरिया पे अगर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। एक कोई भी एरिया, ठीक है, कोई भी एक यूनिट एरिया, उसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, फोर्स लगाऊं, तो वो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली जब लग रहा है तो उस टाइम पे प्रेशर भी लग रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर एक फोर्स ही है, एक ऐसी फोर्स जो किसी एरिया पे लग रही है, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे लग रही है, उसे हम जो है प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला है, या फिर आप बोल दीजिए कि सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है, या आप बोल दीजिए कि फोर्स का एक फॉर्मूला है। मतलब अगर आपके पास एक फॉर्मूला है जो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो आप फोर्स भी निकाल सकते हो अगर आपके पास प्रेशर और एरिया हो, आप एरिया निकाल सकते हो अगर आपके पास प्रेशर और फोर्स हो, है ना। और आप प्रेशर निकाल सकते हो जब आपके पास फोर्स और एरिया हो, है ना। तो आप ये सब कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देख लेंगे वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास फॉर्मूला दिया है, तो ये दिया था प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एक बार लिख लेते हैं क्योंकि मेन पॉइंट्स को लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये जो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है, देखो ये ऊपर वाली साइड आ रहा है प्रेशर, और एरिया जो है वो नीचे वाली साइड आ रहा है। कुछ समझ पा रहे हो क्या आप इससे? नहीं समझ पा रहे तो मैं बताती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास अगर प्रेशर ज्यादा है, आप नॉर्मली एक चीज सोचिए, आप सोचिए कि यहाँ पर ये ऊपर वाली साइड है या नीचे वाली साइड है। इसका मतलब प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रेशर और एरिया जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम होगा, और अगर इसका उल्टा, ठीक है, तो अगर प्रेशर कम हुआ, अगर प्रेशर कम हुआ तो एरिया जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम होगा, और अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या होगा,
कम होगा। एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, कितना एरिया है भाई, कितना एरिया है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो आपका स्कूल बैग होता है, ठीक है, तो हम स्कूल बैग को टांगते हैं। आजकल क्या होता है, बहुत तरह के स्कूल बैग्स आ रहे हैं, स्टाइलिश आ रहे हैं। तो हम जो यूजुअली बचपन में टांगते थे, या अभी भी कुछ आप टांगते होंगे, वो कैसे होते हैं बैग, उनकी स्ट्रिप्स ना मोटी मोटी होती है मोटी मोटी स्ट्रिप्स होती है ना। तो क्या होता है, आप जो उसमें ज्यादा बुक्स वगैरह किताबें वगैरह रखते हो, नोटबुक्स वगैरह सब कुछ अपना सामान, तो आप इजीली उसको कैरी कर लेते हो। लेकिन मान लीजिए कि वो जो आपका बैग है, उसकी जो स्ट्रिप्स है वो बिल्कुल पतली पतली हो जाए, और अब आप उसमें उस बैग को टांग रहे हो, और उतना ही सामान जितना आपके पहले बैग में था, जिसकी मोटी स्ट्रिप्स थी, वही सेम सामान आपने उसके अंदर डाल दिया, और उतना ही डाल दिया, कुछ कम नहीं करा। अब आप नोटिस करोगे ना कि आपका जो शोल्डर्स हैं, उस साइड पे ना आपको थोड़ा सा पेन सा फील होने लग जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको प्रेशर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। मैंने आपको बोला था, आपने स्कूल बैग लिया, मैं दिखाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी मेरे पास इधर नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, नॉर्मली हम दूसरा बैग देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ही बैग है छोटा सा, और इसको मैं ऐसे करके टांगती हूँ अगर, तो क्या होगा, मेरे कंधों पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि इसकी जो स्ट्रिप है वो इतनी पतली हो गई है, पहले कैसी थी, ऐसी, अब कैसी हो गई है, ऐसे। और इस तरह से मैंने इसी स्ट्रिप वाले बैग को इस तरह से टांग लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मुझे ज्यादा प्रेशर फील होगा। ये क्यों फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स तो सेम था यार, मतलब जितना सामान मैंने पहले डाला था उतना सामान अभी डाला, तो भी प्रेशर अलग क्यों लग रहा है, कभी मेरे को ज्यादा दर्द होता है, कभी मेरे को बहुत कम दर्द होता है। इसलिए क्योंकि वहां पे एरिया चेंज हो गया। वहां पर क्या चेंज हुआ, एरिया। जब एरिया ज्यादा था, जब मेरे स्कूल बैग की स्ट्रिप इतनी मोटी थी, तो मुझे प्रेशर बहुत कम लग रहा था। लेकिन अब मेरे स्कूल बैग की स्ट्रिप जो है वो इतनी सी हो गई है, तो अब मेरे को प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो हमें एक चीज पता चल गई, वो चीज ये है कि जब भी एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है, और जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है कोई डाउट, अगर आए तो पूछिए। इसी तरह से जो नाइफ है, जो उसकी शार्प वाली साइड है, जहां से उसको हमने क्या करा हुआ है, घिसवाया हुआ है, वो साइड का एरिया कम हो जाता है, इसलिए उस पर प्रेशर जो है सब्जी पे वो ज्यादा लगेगा, और सब्जी जल्दी कट जाएगी, आसानी से कट जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको मोटी साइड से काटते हैं तो क्या होगा, आपका प्रेशर कम लगेगा सब्जी पे, और सब्जी आसानी से नहीं कटेगी। Okay. At this stage, we consider only these forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. तो हम इस स्टेज पे जब हम प्रेशर की बात करते हैं, तो हम ऐसे फोर्सेस को लेते हैं जो परपेंडिकुलरली लग रहे होते हैं। परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि जब भी कोई चीज है, उस चीज के ऊपर अगर आप प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स आप 90 डिग्री के एंगल पे भी लगा रहे हैं, जैसे ये था, ठीक है, मान लीजिए नेल है, ठीक है, ये नेल है, और ये अगर इस तरह सीधा है और मेरा हाथ जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो परपेंडिकुलरली लग रहे हैं एक सरफेस पे। ठीक है, ओके, नोट दैट द एरिया इज डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। इन्होंने बोला कि ये जो एरिया है, ये अबव एक्सप्रेशन में, जो ऊपर एक्सप्रेशन आया था उसमें डिनोमिनेटर में था। एक्सप्रेशन क्या आया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया कहाँ आया था, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कौन था, फोर्स था। ओके, सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। तो बोलते हैं अगर आप फोर्स को सेम रखते हैं, जैसे 5 न्यूटन का फोर्स था और दूसरी जगह भी 5 न्यूटन का फोर्स था, लेकिन अगर वहां पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ज्यादा एरिया पे, तो प्रेशर कम लगेगा, और दूसरी जगह आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया कम एरिया पे, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ओके,
Okay. The area of the pointed end of the nail is much smaller than of its head. जो भी आपका कील है उसका जो हेड है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो जो है वो बड़ा है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो जो है पॉइंटेड एंड है, मतलब छोटा है, मच स्मॉलर है देन इट्स हेड। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो पॉइंटेड एरिया था आपका नेल का, ये काफी स्मॉलर था एज कंपेयर टू इट्स हेड। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. Can you explain now why the shoulder bags are provided with broad straps and not with thin straps? तो इन्होंने बोला कि ऐसा हुआ कि जब आपका नेल था वो पॉइंटेड एंड से अगर जो है हम उसको पुश कर रहे थे तो वो इजीली चला गया था, क्योंकि जो इस साइड उसके हेड का जो एरिया है वो जो है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू उसके जो नीचे वाला एरिया था। ठीक है, जो उसके एंड वाला एरिया था, ठीक है, पॉइंटेड एंड वाला एरिया। तो क्या हुआ, जो पॉइंटेड एंड वाला एरिया था वो कम था, इसीलिए उस प्रेशर ज्यादा लगा और वो इजीली चला गया, और जो हेड वाला एरिया था उसका एरिया ज्यादा था, तो इसी वजह से प्रेशर कम लगा और उसको जो है अंदर ठोकने के लिए, पुश करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। इसीलिए अब इन्होंने क्वेश्चन बोला है, और ये क्वेश्चन देते हैं अब हमें, कह रहे हैं क्या आप हमें बता सकते हो कि जो स्कूल के बैग की स्ट्रैप्स होती हैं वो क्यों मोटी रखी जाती हैं और क्यों पतली नहीं रखी जाती? क्यों? क्योंकि मोटी स्ट्रैप अगर होगी स्कूल के बैग की तो प्रेशर जो है वो कम लगेगा क्योंकि एरिया ज्यादा है, और अगर उसी बैग की स्ट्रैप जो है वो पतली होगी तो प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो कम है। इजी, अब कोई डाउट तो नहीं होगा, आई थिंक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ओके। And why the tools meant for cutting and piercing always have a sharp edges? और साथ ही हमें पूछ रहे हैं कि जो भी आपके टूल्स होते हैं घर पे जिसकी वजह से आप कटिंग करते हो, मान लीजिए आप सिजर्स की बात कर लीजिए, तो अगर आपके पास सिजर है, अगर आप उसको पीछे वाली साइड से कट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, और जिस टाइम पे जो सिजर होती है इस साइड से अंदर वाली साइड वो शार्प होती है, वो तीखी होती है, तो उससे अगर आप कट करोगे किसी भी पेपर या किसी भी चीज को तो वो इजीली कट हो जाएगी। तो क्यों हुआ ऐसा? क्यों हम जो कटिंग या पियर्सिंग वाले जो हमारे पास टूल्स होते हैं उनकी एजेस को जो है हम पतला कर देते हैं, शार्प कर देते हैं? क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। डू लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? अच्छा, अब हमने मान लिया नॉर्मल सी चीज, कील के बारे में देख लिया, चाकू के बारे में देख लिया, शूज के बारे में देख लिया, हील्स के बारे में देख लिया, है ना, देख लिया। लेकिन ये बोलते हैं क्या जो आपका जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं जिसे हम नॉर्मली फ्लूइड्स बोलते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं, तो ये बोलते हैं क्या ये लिक्विड्स और गैसेस जो है क्या ये भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, है ना, क्या ये भी प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स? और क्या ये भी जो लिक्विड या फ्लूइड, मतलब आप बोल लीजिए लिक्विड या एयर या फिर लिक्विड या गैसेस या फिर फ्लूइड, आप जो भी बोलना चाहें, अगर ये भी प्रेशर जो है एक्सर्ट करती हैं तो क्या इसमें भी एरिया वाली बात आती है क्या कोई? क्या ये भी एरिया से रिलेटेड होता है क्या? चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर साइड में एक बॉक्स दिया हुआ था और उसमें ये जो है कुली जी दिखाए हुए थे। अब जब भी आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, ऑब्वियसली गए होंगे, नहीं गए तो यार जाना चाहिए, रेलवे का एक अलग ही मजा है ना, वहाँ पे अलग ही आपको सोशियो कल्चरल माहौल मिलता है, आपको मजा आता है, अच्छी सी जर्नी होती है, तो आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप नहीं गए, और अगर आप गए हैं तो मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर ये बोलता है, कहता है आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पॉटर्स, पॉटर्स कौन होता है? कुली, ठीक है, जो अपने क्या होता है अपने सर के ऊपर सामान रखते हैं। प्लेस ऑन देयर हेड्स अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ व्हेन दे हैव टू कैरी हेवी लोड्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अच्छा तो ये जो हम जो रेलवे स्टेशन पे कुली देखते हैं जो अपने सर पे इतना भारी भारी सामान रख लेते हैं, तो हमने ये भी नोटिस करा हुआ है कि ये जो कुली होते हैं ना, ये अपने सर के ऊपर एक कपड़ा रख लेते हैं, ठीक है, कपड़ा सा बांध लेते हैं गोल सा करके, ठीक है। तो ये जो कपड़ा है ये क्यों बांध लेते हैं? क्यों बांध लेते हैं भाई? क्यों बांध लेते हैं? क्योंकि जब वो कपड़ा ज्यादा रख देंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जो आपके ऊपर इतना सारा हैवी लोड है उसका जो प्रेशर है वो आप पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये कपड़ा नहीं रखेंगे तो
तो प्रेशर ज्यादा फील होगा और कुल्ली जो है वो थक जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि कुल्ली ने इतना मोटा कपड़ा रखा हुआ है, इतना चौड़ा ऐसे करके गोलाई में, तो अब क्या होगा, कुल्ली को प्रेशर कम फील होगा और वो इजीली वॉक कर पाएगा, आगे जा पाएगा। ओके, by this they increase the area of the contact of the load with their head। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है कपड़ा लगाने की वजह से। अब जब एरिया बढ़ जाएगा तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी दी लोड। ठीक है, तो अब क्या होता है, प्रेशर कम हो गया, ठीक है, एरिया ज्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ, अब प्रेशर कम हो गया तो कुली के लिए इजी हो गया उस लोड को, उस हैवी सामान को उठाने में, है ना, और उसको कैरी करके आगे लेके जाने के लिए। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जो हमने बात करी लिक्विड्स और गैसेस, क्या ये भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? तो जी हाँ, ये भी करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा ऐसा कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? मतलब ऐसे हमने इजीली तो नहीं देखा, लेकिन हम देख सकते हैं, कैसे? कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर दी हुई है, बहुत अच्छी हैं, तो आपको जो है ना इसे ट्राई करना बनता है। ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ पर आपको ट्राई करके नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके साथ एक्टिविटीज भी ट्राई करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, और फिर मैं एक्टिविटीज जो है वो भी ट्राई करके आपको दिखाया करूंगी। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। एक्टिविटी दिया है यहाँ पे, कह रहा है टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। तो आपने क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब या एक पाइप को आपने ले लेना है। The length of the pipe or tube should be about 15 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter। तो आपने एक पाइप लेनी है, ठीक है, एक ट्यूब या पाइप लेनी है, प्लास्टिक की हो या कांच की हो, ग्लास की हो, और उसके जो डायमीटर और लेंथ है वो आपको इन्होंने बता दी है। Also take a piece of thin sheet of good quality rubber और a rubber balloon। तो आपने क्या करना है, आप एक रबर का बलून ले लीजिए। ठीक है, तो आपने एक रबर बलून ले लिया। ओके, स्ट्रेच द रबर शीट स्लाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। आपने क्या करना है, इस तरह आपकी पाइप होगी, आप क्या करोगे, रबर बैंड जो रबर बलून है ना वो उस साइड आप लगा दोगे। ठीक है, तो ट्यूब के साथ आपने रबर बलून को लगा दिया। ठीक है, लगा देंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। Stretch the rubber sheets tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle, keeping it in a vertical position। तो आपने क्या करना है, इस पाइप को आपको वर्टिकली मतलब सीधी तरह से स्ट्रेट, ठीक है, लेंथ वाइज आपने उसको पकड़ लेना है। Ask one of your friends to pour some water in the pipe। और अब आप अपने भाई को या अपने सिबलिंग्स को, अपनी बहन को, किसी को भी बोलिए कि अब आप ना ऊपर से पानी डालते रहो। ठीक है, तो आपने एक पाइप ले ली, उस पाइप के ऊपर आपने एक रबर बलून को बांध दिया, आपने पाइप को मिडल में से पकड़ लिया, और वहां से आप अपने भाई बहन या किसी भी फ्रेंड को बोल रहे हो कि इसमें पानी डालते रहो। ओके, डज द रबर शीट बल्ज आउट। क्या ये जो रबर शीट है, जो आपका जो रबर बलून था, क्या वो बल्ज आउट हुआ, क्या वो फूलेगा क्या? फूलना तो चाहिए, क्यों? क्योंकि पानी गया है, और ऐसे करके वो हो जाएगा, होगा ना? करके देखो यार, होगा ऑब्वियसली, है ना? ओके, does the rubber sheet bulge out? Note also the height of the water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe। तो आपने क्या करना है, आपने पाइप ली, आपने पहले क्या करा, थोड़ा आधा पानी भर लिया, अब आप देखो कि ये जो रबर शीट है, ये जो आपका जो रबर बलून था, वो कितना ज्यादा बल्ज आउट हुआ है। ओके, फिर आपने क्या करना है, थोड़ी देर बाद उसी जितना पानी भरा हुआ था उसमें थोड़ा सा और पानी आपने डाल देना है या डलवा लेना है अपने दोस्त भाई या किसी से भी। जब आप ये डलवा लोगे तो आपका जो पाइप है वो ज्यादा भर गया। जब वो पाइप ज्यादा भर जाएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो बल्ज आया था किसके अंदर, रबर बलून के अंदर या रबर शीट के अंदर, अब वो बल्ज ज्यादा बड़ा हो गया है पहले से। पहले क्या था, आधी पाइप भरी हुई थी तो बल्ज इतना था, अब पूरी पाइप भर गई तो बल्ज इतना हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखा। ओके, ये हमने देख लिया।
Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? तो क्या आपको कोई रिलेशनशिप दिखा रबर शीट में, मतलब रबर बलून जो आपने लगाया था, और हाइट ऑफ वाटर में? तो हाँ, हमें दिखा ना, जब हमने हाइट बढ़ाई, पानी ज्यादा डाला, पानी की हाइट बढ़ाई, तो बल्ज बड़ा हो गया, हुआ। और जब पानी कम था तो बल्ज छोटा था। कुछ समझ आ रहा है? हमने क्या करा अभी तक? हमने एक पाइप ली, उसके साथ रबर बलून लगा दिया, उसके अंदर पानी डाला, ठीक है। जब हमने पानी डाला तो उसमें कुछ बल्ज आ गया, ठीक है, मतलब वो थोड़ा फूल गया। जब हमने उस पाइप के अंदर और पानी डाल दिया तो अब ये बलून और फूल गया। तो ये हमें बोल रहा है कि आपको कुछ दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा है कि जब पानी की हाइट ज्यादा बढ़ी, मतलब पानी ज्यादा गया, तो बल्ज जो है उस पर कोई फर्क पड़ा? तो हाँ, पड़ा। जब बल्ज ज्यादा कब हुआ, मतलब जब पानी ज्यादा हुआ तो बल्ज ज्यादा हो गया, जब पानी कम हुआ तो बल्ज कम हो गया। जी हाँ, हमें ये दिखा। एक और एक्टिविटी है इसके बाद, 2-3 एक्टिविटीज है। जब हम इन एक्टिविटीज को अच्छे से समझ लेंगे ना, करके देख लेंगे, मतलब अगर इस तरह भी समझ लेंगे जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा प्रेशर समझने में, लिक्विड और गैसेस का, मतलब फ्लूइड्स का, ठीक है। तो एक बार एक्टिविटीज को देखते हैं, उसके बाद इसका निचोड़ निकालते हैं, ठीक है। इसका जो है पूरा सार निकाल लेंगे, ब्रीफली बताएंगे कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ, ठीक है। ओके, सेकेंड एक्टिविटी है, कह रहा है टेक अ प्लास्टिक बॉटल। आपने प्लास्टिक की एक बॉटल ले ली। यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। आप कोई भी पानी की बॉटल जो पुरानी पड़ी हो, या फिर कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स आती है, कोक, थम्स अप, लिम्का, जो भी आपको लेनी है, उसकी खाली बॉटल आप ले लीजिए। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब और अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने एक कांच की ट्यूब को इसके साथ इंसर्ट कर देना है। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास ये बॉटल पड़ी है, इसके साथ में एक ट्यूब को क्या करूं, मतलब इसके अंदर छेद करूं, ठीक है, और इसके अंदर एक ट्यूब को फिट कर दूं, ठीक है, एक पाइप को, ठीक है, एक पाइप को मेरे को इसमें फिट करना है। ओके, कर लेंगे। You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. तो आप इजीली कैसे कर सकते हो, आप कांच की एक ट्यूब लो, ठीक है, उस ट्यूब को आप एक साइड से गर्म कर दो। जब आपने उसको एक साइड से गर्म कर दिया, तो अब आप क्या करो, फटाफट से उसको, उस एंड को, ट्यूब का वो एंड जो गर्म हो चुका है, उस एंड को आप क्या करो, अपनी बॉटल के साथ इस तरह लगा दो, ठीक है, और थोड़ा सा पुश कर दो। तो क्या होगा, वो उसी के साथ, बॉटल के साथ आराम से इजीली फिट हो जाएगी, ठीक है, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जॉइंट है, जहां पर बॉटल और पाइप जोड़ी पड़ी है, वहां से पानी लीक ना हो। इफ देयर इज एनी लीकेज, सील इट विद द मोल्टन वैक्स। और बाई चांस अगर लीकेज आ जाए तो आप मोल्टन वैक्स का यूज कर लीजिए, या फिर वो एम सील होती है उसका यूज कर लीजिए, या किसी भी चीज का यूज कर लीजिए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट। अब आपने क्या करना है, जो आपने ट्यूब ली थी उसकी दूसरी साइड, ठीक है, एक एंड पे को तो आपने क्या करा, बॉटल के साथ लगा दिया, और दूसरे एंड पर आप क्या करोगे, आप रबर जो बलून है या रबर जो शीट है, वो आप वहां पर लगा दोगे। ओके, नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर। अब क्या करो, आधी पानी की बॉटल भर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, बॉटल को आधा भर लिया। ओके, जब आधा भर लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या होगा, व्हाट डज द रबर शीट, why does the rubber sheet fixed to the glass tube bulge this time? Pour some more water in the bottle. Is there any change in the bulge of the rubber sheet? तो यह क्या करा, आपने यहाँ पे जो है रबड़ की शीट लगाई और आधा पानी भरा। जब आपने आधा पानी भरा तो यहाँ से भी जो बल्ज है वो थोड़ा बड़ा होगा। पर फिर क्या करते हो, आप उस बॉटल में ज्यादा पानी डाल देते हो, पहले से ज्यादा। तो क्या होगा, पहले जो बल्ज था नहीं, पानी डाला तो अब इतना हो गया, अब आपने और पानी डाला तो बल्ज इतना हो गया। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हो तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बल्ज जो है वो बड़ा हो रहा है ना। ऐसा हमने क्या देखा था, ऐसा हमने पिछली वाली एक्टिविटी में देखा था। हमने क्या देखा था पिछली वाली एक्टिविटी में, क्या देखा था, जब ये हमने इस तरह पानी डाला था तो नीचे की साइड बल्ज आ रहा था। अब जब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड, मतलब वॉल, जो पानी की बोतल की वॉल्स हैं चारों तरफ, उधर भी जब हमने पाइप लगाया तो उधर भी क्या हुआ, बल्ज आया। कुछ समझ आ रहा है, देखो 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 देखो,
देखो ये जो हुआ ये बल्ज हुआ। अब आप बोल सकते हो कि यार पानी जो है वो नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से, ये वो है ना। तो हाँ हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी ग्रेविटी लगेगी भाई, यहाँ तो कोई ग्रेविटी नहीं लग रही। इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड था, इस पाइप में जो लिक्विड था, ये लिक्विड फोर्स कर रहा था, मतलब प्रेशर लगा रहा था, जिसकी वजह से बल्ज जो है वो आ गया। और यहाँ पर इस वाली एक्टिविटी में भी क्या हुआ, क्या हुआ, जब यहाँ पर अब कोई ग्रेविटी तो नहीं लग सकती, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगती है, नीचे की तरफ लगती है। इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि ये जो लिक्विड था, पानी जो था, जो हम डाल रहे थे, वो पानी तो इस साइड भी प्रेशर लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था, तभी तो ये जो क्या बोलते हैं बलून है, ये बल्ज आउट हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो हमें ये तो कुछ समझ आ रहा है। हमने देखा कि पानी अगर मैंने वर्टिकली डाला तो नीचे की साइड बल्ज आ गया, अगर मैंने बल्ज नीचे नहीं रखा और मैंने इस साइड या इस साइड कहीं पे भी किसी भी साइड क्या करा, थोड़ा सा छेद कर दिया, होल मतलब पाइप लगा दी होल करके उसमें, और उसके बाद क्या हुआ, तब भी वहां पर बल्ज आ रहा था रबर शीट में। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि पानी जो है वो प्रेशर लगा रहा था, और वो प्रेशर लगा रहा था हर साइड जहां जहां पानी था। मतलब वो क्या करेगा, अगर ये बॉटल में पानी है तो ये पानी प्रेशर लगा रहा है इस बॉटल पे और इसके नीचे भी, ठीक है। तो ये आधी बॉटल भरी हुई है, ये यहाँ पर भी प्रेशर लगा रहा है और यहाँ पर भी लगा रहा है। और ये हमने कैसे देखा, इसके अंदर छेद करके, अगर इसके अंदर हमने छेद करा, पाइप को डाला और बलून लगा दिया तो बलून फूल जाएगा, या फिर अगर मैंने इसका ये पार्ट काट दिया और यहाँ पे बलून लगा दिया तो बलून दोबारा फूल जाएगा। ये हमने एक्टिविटी करके देखी है। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं, इससे हमें क्या हो रहा है, हमें थोड़ा अंदाजा लग रहा है। और एक्टिविटी जब हम करते हैं या जब हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें चीजें अच्छे से समझ आती है, क्योंकि हम उसे विजुअलाइज कर पाते हैं। और जब भी हम किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो हमारी जो मेमोरी है उसकी रिटेंशन ज्यादा रह जाती है और हम चीजों को आसानी से नहीं भूलते हैं। चलिए एक और देखते हैं। नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम. Does the bringing of the rubber sheet in this will case indicate that the water exerts pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further. तो ये पुरानी वाली एक्टिविटी जो हमने देखा, जो साइड में से पानी निकल रहा था और बल्ज आउट हो रहा था, उसमें इन्होंने बोला कि क्या आपको लगता है कि ये जो वाटर है, ये प्रेशर जो है ये बना रहा है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर को किस पे, साइड्स ऑफ द कंटेनर पर। अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। आपने क्या करना है, एक कंटेनर लिया या फिर कोई भी बॉटल ले लीजिए। यू कैन टेक अ यूज्ड टिन ऑफ टाल्कम पाउडर और अ प्लास्टिक बॉटल। तो आप क्या करिए, कोई भी बॉटल का क्या कर लीजिए, आप कंटेनर बना लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये बॉटल है, इसको मैं आधा काट दूं, या फिर आजकल तो हमारे पास क्या होता है, डब्बे आते हैं ना वो रियूजेबल वाले, है ना, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप उसे यूज कर सकते हैं। आपने एक कंटेनर बना लिया या कंटेनर आप ले आए या ढूंढ लिया। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये जो आपका कंटेनर था इस साइड आपने क्या करे, 4 होल्स कर दिए। तो एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया और एक पीछे वाली साइड पे आपने होल कर दिया। मेक श्योर दैट दी होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो होल्स हैं ये सारी साइड इक्वली हो, ये मतलब हाइट इक्वल हो। जैसे मैं इतनी हाइट ले रही हूँ तो मैं एक होल यहाँ पे कर दूं, ठीक है, फिर सेम ही हाइट लूं और इस साइड कर दूं होल, फिर सेम हाइट हो और इस साइड कर दूं होल, फिर सेम हाइट हो और इस साइड होल कर दूं, ठीक है। तो हाइट को आपने सेम रखना है और 4 होल्स आपने करने हैं। ओके, कर देंगे। नाउ फिल द बॉटल विद वाटर। अब आपने क्या करा, जो भी आपके पास कंटेनर था उसको आपने पानी से भर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि पानी तो भाई चारों साइड से निकल रहा है ना। अगर मेरे पास एक बॉटल है या कंटेनर है और उसमें मैंने 4 छेद करे हैं तो चारों छेदों में से पानी निकलने लग जाएगा, लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। जी हाँ, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने देखा कि पानी जो है उस होल से बाहर आ रहा है। ओके, डज द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। क्या ये जो वाटर आ रहा है, जो पानी बाहर निकल रहा है, क्या इस सेम डिस्टेंस पे जा रहा है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, और अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा। देखते हैं आगे क्या लिखा है। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड exerts pressure on the walls of the container?
तो हमें तो ये पता चल गया कि भाई लिक्विड जो है वो प्रेशर जो है वो बनाता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर के, जिस भी कंटेनर में वो होते हैं उस कंटेनर पे वो प्रेशर लगा रहा होता है। हमें वो यूजुअली नहीं दिखता, लेकिन जब हम उसमें क्या करते हैं, होल करते हैं, ट्यूब लगाते हैं, रबर शीट लगाते हैं, तो हमें साफ साफ ये नजर आ जाता है कि लिक्विड जो है वो किसी भी कंटेनर की साइडों में, मतलब वॉल्स ऑफ द कंटेनर या फिर नीचे, ठीक है, बेस ऑफ द कंटेनर पे जो है वो प्रेशर लगाता है। ओके, डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? अच्छा, डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? यार गैसेस, मेरे तो आसपास पूरा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ है, तो क्या मेरे पर भी कोई प्रेशर लग रहा है? और अगर प्रेशर लग रहा है तो मैं कैसे आराम से खड़ी हूँ भाई? मुझे तो ऐसे करके नीचे दब जाना चाहिए ना, मैं दबी क्यों नहीं? अगर अगर एयर में प्रेशर है तो देखते हैं यार ये क्या बोलना चाह रहे हैं, चलो देखते हैं। डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट। I have seen fountain of the water coming out of the leaking joints or holes in pipes supplying the water. Is it due to the pressure exerted by the water on the walls of the pipe? इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन बोलते हैं, कहते हैं कि यार कभी कभार हम देखते हैं ना कि जैसे कोई पाइप वाइप होती है, वहां पर अगर हल्का सा छेद हो जाता है तो जो है वो पानी बाहर आने लग जाता है। तो क्या ये पानी जो है ये क्यों बाहर आ रहा है? तो क्यों बाहर आ रहा है हमें पता चल गया, हमें इसलिए पता चला क्योंकि हमने एक्टिविटी करके देखी। अच्छा, हमने क्या देखा? हमने देखा कि कोई भी लिक्विड जो है वो प्रेशर लगाता है उसकी वॉल्स पर, ठीक है। तो अगर कोई पाइप थी, ठीक है, मान लीजिए ऐसी पाइप जिसके थ्रू आप पौधों को पानी डालते हैं, ठीक है, उस पाइप में छेद हो जाता है तो क्या होता है, पानी बाहर निकलने लग जाता है उस छेद से। तो पानी क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि पानी जो है वो प्रेशर लगाता है कहाँ पर? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। अब वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर क्या था यहाँ पे? पाइप थी, है ना। तो पाइप की साइडों में क्या करेगा? पानी प्रेशर लगाएगा, और जब पानी को डायरेक्शन मिल जाएगी, अच्छा छेद तो वहां पर है, तो पानी वहां पे क्या करेगा? प्रेशर से बाहर आने लग जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो पानी बाहर आ रहा है ये प्रेशर की वजह से आ रहा है। तो जी हाँ, क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो भी प्रेशर लगाती है। कहाँ पे लगाती है? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। कहाँ लगाती है? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, बताइए, बढ़े आगे, चलिए। When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? अच्छा यार, जब हम क्या करते हैं, मान लो किसी का बर्थडे है तो क्या होता है, हम बलून्स को फुलाते हैं, या हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो बलून्स फुलाते हैं, है ना। तो जब हम बलून को फुलाते हैं तो हमने क्या करा? इन्फ्लेट करा, मतलब उसे फुलाया, फूक मारी, है ना। फूक मार मार के उसे फुलाया, या फिर जो उसका पंप आता है, ठीक है, उससे हमने क्या करा? बलून को फुला लिया। जब हम बलून को फुला लेते हैं हम क्या करते हैं? एकदम से बलून को ऊपर से पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसमें नॉट बांध देते हैं, मतलब गांठ बांध देते हैं, है ना। पर हम ये करते क्यों है? हवा भरी हमने बलून में, लेकिन अगर मैं उस बलून का माउथ बंद नहीं करूंगी तो सारी हवा चली जाएगी, है ना। ये तो हमें पता, हम सबने देखा है, कभी कभार वो बंद नहीं होता हमसे और एकदम से हवा निकल जाती है और बलून ऐसे उड़ते जाता है, शू, है ना, जाता है ना। तो हमने देखा हुआ है, हाँ देखा हुआ है। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून? तो क्या होता है जब आप माउथ ओपन कर देते हो एक फूले हुए बलून का, तो सारी हवा बाहर निकल जाती है ना, बाहर निकल जाती है। सपोज यू हैव अ बलून ऑन विच हैज होल्स। अब मान लो आपके पास एक बलून है और उसके अंदर होल्स हैं। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? तो क्या आप उसे फुला पाओगे? अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैं थोड़े दिन पहले बलून ही फुला रही थी, मेरे घर में बर्थडे था किसी का, मेरे फैमिली मेंबर का। तो क्या हुआ, बहुत सारे बलून फुलाए, एक दो में क्या हुआ, छेद था, छोटा छोटा तो दिखता नहीं है वैसे यूजुअली, लेकिन जब हम फुलाते हैं तो क्या होता है, बंद करने की कोशिश कर रही है और बलून में से हवा निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी उस बलून में अगर हल्का सा भी छेद है तो वहां से हवा निकल जाएगी, चाहे मैं उसे ऊपर से बंद कर दूं। मान लो मैंने बलून को फुलाया, उसके अंदर छेद था और उसमें थोड़ी 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 हवा निकल रही थी। अब मैंने उस बलून को बंद कर दिया, पर तब भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद सारी हवा निकल जाएगी उस छेद के, उस होल के थ्रू, है ना। बहुत हमने देखा हुआ है ये, है ना, देखा हुआ है। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? तो क्या आप उसे फुला पाओगे? नहीं फुला पाओगे, क्योंकि फुला भी लिया बाई चांस तो वो 1 मिनट में, आधे मिनट में क्या होगा, सारा बलून जो है वो फुस हो जाएगा, है ना। हाँ, हो जाएगा।
इफ नॉट वाई, क्यों नहीं फुला पाओगे? क्यों नहीं फुला पाए हम उस बलून को जिसके अंदर छेद था? हम इसलिए नहीं फुला पाए क्योंकि एयर जो थी बलून के अंदर, जो हम हवा भर रहे थे, वो हवा प्रेशर लगा रही थी। किस पे? बलून की वॉल्स पर। बलून की वॉल्स पर एयर प्रेशर लगा रही थी, लेकिन जब तक वो बलून बंद था, उसमें कोई छेद नहीं था, तो हमने क्या करा, ऊपर से बंद करा और हमारे पास फूला हुआ इन्फ्लेटेड बलून आ गया। लेकिन जब उसके अंदर छेद था तो क्या हुआ, मैंने उसको फुलाया, लेकिन सारी हवा उस छेद से जा रही थी। इसका मतलब अब हवा जो अंदर प्रेशर लगा रही थी, अब उस प्रेशर लगाने का उसको फायदा हो गया, क्योंकि अब उसको एक छेद मिल गया, जिस होल की वजह से अब वो सारी हवा बाहर चली जाएगी। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, आप उस बलून को क्यों नहीं फुला पाए? हम इस बलून को इसलिए नहीं फुला पाए क्योंकि एयर जो है वो प्रेशर लगाती है, जैसे कि लिक्विड लगाता है। लिक्विड प्रेशर कहाँ लगाता है? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, है ना? ऐसे ही एयर भी प्रेशर लगाती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। बलून यहाँ पे कंटेनर था और बलून का सारा जो पार्ट था वो वॉल्स ऑफ द बलून थी, है ना? वॉल्स ऑफ द बलून, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो बलून के अंदर जो हवा थी वो वॉल्स पर, बलून की वॉल्स पे प्रेशर लगा रही थी। जब उसके अंदर होल हुआ तो सारा प्रेशर जो है, प्रेशर से उसने हवा को निकाल दिया उस होल के थ्रू। तो बलून में से सारी हवा निकल गई प्रेशर की वजह से। तो इन्होंने हमसे पूछा था इफ नॉट वाई, है ना? क्यों 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 हुआ ये? क्योंकि एयर जो है वो प्रेशर लगाती है, कहाँ पे लगाती है? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, जैसे कि लिक्विड लगाता है। कैन वी सी दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन? क्या हम ये बोल सकते हैं कि एयर जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है? हाँ, लगाती है, बोल सकते हैं। डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज अ पंचर? अच्छा, आपके पास बाइसिकल होगी या स्कूटी होगी या बाइक होगी या कार होगी, तो हमने देखा है कि पंचर हो जाती है, हमारा हमारा जो टायर है वो पंचर हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो चलना है, मतलब जो हम स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा क्या, बल्कि ज्यादा टाइम पंचर लगा रहे तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पंचर में क्या होता है? छेद हो जाता है। छेद होने की वजह से जो टायर का है उसकी सारी हवा चली जाती है, सारी हवा निकल जाती है। सारी हवा निकल जाती है तो टायर ऐसे करके जो है वो धंस जाता है। एक सेकेंड रुकिए, चार्जर लगाना है, अदरवाइज बंद हो जाएगा। लेट मी प्लग इन द चार्जर। ओके, ठीक है। तो क्या होता है, जब पंचर होती है हमारी गाड़ी, हमारी बाइक, हमारी बाइसिकल, हमारी स्कूटी, तो पंचर की वजह से सारी हवा टायर में से निकल जाती है। और जब टायर में से सारी हवा निकल जाती है तो हम उस जो साइकिल, बाइसिकल या जो भी आपका व्हीकल है उसे हम चला नहीं पाते इजीली। ठीक है, हमें पता है। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून और अ ट्यूब? क्या इससे हमें पता चलता है कि जो एयर है वो प्रेशर लगा रही थी, कहाँ पर? ट्यूब के अंदर या फिर बलून के अंदर? तो हाँ, यही तो बात है, प्रेशर लगा रही थी, तभी तो जब उसको छेद मिला तो एकदम से वो सीधा करके बाहर निकल आई, है ना? सारी हवा बाहर निकल आती है। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इससे हमें ये पता चलता है कि गैसेस जो हैं वो भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर लगाती हैं। क्या क्या प्रेशर लगाता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे? लिक्विड और गैसेस। और लिक्विड और गैसेस को हम क्या बोलते हैं साइंस में मिलाकर? फ्लूइड्स। ठीक है, तो फ्लूइड्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो हमारे सराउंडिंग की सारी हवा है, एयर है ना? तो ये क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर जो अभी होगी हवा, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, ये क्या है? सारा एटमॉस्फेयर है और ये हवा है। और अभी हमने जाना कि हवा जो है वो हर जगह, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही होती है। तो हमारी धरती पर तो इतनी सारी हवा है। अब मैं मान लेती हूँ मैं ये पूरे रूम में हूँ, इस पूरे रूम में इतनी सारी एयर होगी, इतनी सारी एयर है और मैं हूं यहाँ पर, और एयर हर जगह प्रेशर लगाती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एयर मुझ पे भी प्रेशर लगा रही होगी। और अगर एयर मुझ पे भी प्रेशर लगा रही है तो मैं क्यों नहीं धंस जाती नीचे?
मैं क्यों नहीं क्रश आउट हो जाती? इतना ज्यादा प्रेशर होता है एयर में, तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? और सच में क्या हम पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है? देखते हैं, चलो। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमें पता है कि एयर जो है, हवा जो है, वो हमारे चारों तरफ है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये जो एनवलप है एयर का, मतलब एयर जो है हर जगह है, इस एयर का हर जगह होने का जो नाम है, उसका नाम है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो पूरी हवा है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर किलोमीटर तक है। तो यहाँ पर मान लो मैं खड़ी हूँ, मैं तो बहुत छोटी हो जाऊंगी इसके सामने यार। ओहो हो, ये भी करेंगे, बट पहले हम यहीं पर देख लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्री है, हाउसेस हैं। क्या होता है, ये सारा इन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एयर है, मतलब एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तब भी वो इतनी है, और एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, बहुत ऊपर तक, बहुत ऊपर तक। तो अर्थ का जो सरफेस है उसके बहुत ज्यादा किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर है, मतलब हवा है। हमें ये पता चला, ठीक है, पता चल गया। इन्होंने क्या बोला था हमें, क्या बोला था, द एटमॉस्फेरिक एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ से बहुत ऊपर तक भी क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी एयर है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हम इस चीज को क्या बोल रहे हैं कि ये एक एटमॉस्फेयर है, तो जो भी प्रेशर हम इसकी वजह से फील करते हैं उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर जो एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनवेलप ऑफ द एयर। ठीक है, ओके। वी नो दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और हमें ये भी पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर ज्यादा, एरिया कम, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, है ना। एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। हाँ, हमें पता है। इफ यू इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टैंडिंग and a very long cylindrical cylinder standing on it filled with air, then the weight of the air in the cylinder is the atmospheric pressure। तो ये बोलते हैं कि मान लो ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर से नीचे तक जितने भी इसके अंदर एयर है वो क्या हो जाएगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा वहां पर उतने एरिया के अंदर। But how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about its magnitude। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो एयर हमारे ऊपर इतना प्रेशर लगा रही है, या जो एयर है उसके पास प्रेशर है, तो ये कितना प्रेशर है, कैसे हम पता लगाएंगे? मैग्नीट्यूड के बारे में, कितना होता है मैग्नीट्यूड, मतलब उसका नंबर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमें कैसे पता लगेगा? तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, और ये बोलता है, कहता है टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर। आपने क्या करना है, एक रबर सकर लेना है। या आपने इजीली देखा होगा कहाँ पर, जब हम कार के अंदर बैठते हैं और वो साइड में हमें ब्लैक वाला वो लगाना होता है, तो क्या होता है, वहां पर रबर सकर होता है। तो हम क्या करते हैं, कार के साथ उसको चिपका देते हैं। मान लीजिए क्या हुआ, ये मेरा एक रबर सकर है। रबर सकर ऐसा ही होता है ना, ऐसे था, और मैंने इसको पुश कर दिया, अब ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है ना। तो रबर सकर ऐसे होता है, और जब हम उसे पुश करते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस। और इस रबर सरफेस को आप क्या करो, रबर कप को आप एक सरफेस पे प्रेस कर दो। तो आपने इसे प्रेस कर दिया, तो रबर सकर ये हो गया। प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस, डज इट स्टिक टू द सरफेस। क्या ये सरफेस से चिपक जाता है? तो जी हाँ, ये सरफेस से चिपक जाता है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट? क्या आप इसे हटा पाओगे? तो मान लीजिए ये हमारा रबर सकर था, ठीक है, ये रबर सकर था। ये रबर सकर अब स्ट्रेट हो गया क्योंकि मैंने इसे पुश कर दिया। जब मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगी यहां से, तो क्या होगा, मैं इस रबर सकर को खींच नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं इस रबर सकर को खींच नहीं पाऊंगी इजीली। क्यों नहीं खींच पाऊंगी, पता नहीं यार। चलो दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। अगर मैं इस रबर सकर की कहीं से ऐसे करके हवा निकाल दूं,
तो आराम से मेरा ये रबर सकर बाहर आ जाता है। ठीक है, आराम से मेरा ये रबर सकर बाहर आ जाता है। तो अभी हम देखते हैं ये एक्टिविटी से हमें क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. तो जब आपका रबर सकर ऐसा था, ठीक है, ये मान लो आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, ये आपका प्लेन स्मूथ एरिया है। इसके ऊपर आपने क्या करा, रबर सकर को लगाया। रबर सकर ऐसा था, जब आपने रबर सकर को प्रेस कर दिया तो अब रबर सकर ऐसा हो चुका है, मतलब प्लेन सरफेस के साथ चिपक चुका है। ओके, तो जब ये प्लेन सरफेस के साथ चिपक चुका है तो रबर के सकर के अंदर जो पहले हवा थी, उस हवा को आपने प्रेशर की वजह से बाहर निकाल दिया, मतलब फोर्स लगा के जब रबर सकर को चिपकाया प्लेन सरफेस पे, तो रबर सकर के अंदर की सारी हवा निकल गई और रबर सकर चिपक गया स्मूथ सरफेस के ऊपर। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। और ये जो सकर है ये अब क्यों चिपका रहेगा सरफेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसकी सारा प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर मेरी चारों तरफ है, यहाँ पर चारों तरफ हवा है और ये सारी हवा अब एयर सकर के ऊपर से लग रही होगी। ठीक है, एयर सकर की सरफेस पे लग रही है, इसी वजह से एयर सकर जो है वो चिपका पड़ा रहता है और वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, चलो अभी हमने ये तो पढ़ लिया। तो हमने पढ़ा कि एयर सकर जो था, जब हमने उसे पुश करा, प्रेस किया, तो क्या हुआ, एयर सकर की सारी हवा निकल गई। जब एयर सकर की सारी हवा निकल गई तो एयर सकर तब भी चिपका रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, क्योंकि हवा तो बहुत सारी है, तो सारी हवा प्रेशर लगा रही थी किस पे, रबर सकर पर। ओके, टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स should be large enough to overcome the atmospheric pressure. तो अगर मैं इस रबर सकर को, जो रबर सकर ऐसे चिपका हुआ था, अगर मुझे उसको खींचना है बीच में से, तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये रबर सकर जो है वो निकलेगा। आसानी से ये रबर सकर नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा जो है मुझे फोर्स लगाकर खींचना पड़ेगा उस रबर सकर को, वरना नहीं निकलेगा। ठीक है, इजीली आराम से नहीं निकलेगा। ओके, अच्छा क्यों नहीं निकल रहा था, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये नॉर्मल सरफेस था, इस सरफेस पे मैंने एयर सकर लगाया, जब ये एयर सकर लगाया तो क्या हुआ, ये एयर सकर ऐसा था। जब मैंने इस एयर सकर को प्रेस करा तो क्या हुआ, ये एयर सकर ऐसा हो गया। जब मैंने इस एयर सकर को खींचने की कोशिश करी तो ये खींच नहीं रहा था। क्यों नहीं खींच रहा था, क्योंकि चारों तरफ से इसके ऊपर क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से ये थोड़े बहुत फोर्स से ये एयर जो रबर सकर है ये निकल नहीं रहा था, और इसके लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, in fact it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. और अगर सकर और सरफेस के बीच में बिल्कुल भी एयर ना हो तो ये कोई भी ह्यूमन बीइंग उस सकर को नहीं निकाल सकता। इम्पॉसिबल है उस सकर को पुश करना। ठीक है, मतलब पुल करना। ठीक है, तो पुल करना, उस सकर को निकालना, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर जो रबर सकर है और जो सरफेस है, सरफेस एरिया, वो बिल्कुल क्या है, उसके अंदर कोई भी हवा नहीं है, तो वो दोनों चिपके ही रह जाएंगे। इसका मतलब ये है, वो जब चिपके रह जाएंगे तो चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा और हम उसे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो खींचेगा नहीं। चाहे वो आप हो, मैं हूं, या कोई भी बड़ा से बड़ा बॉडी बिल्डर हो, कोई भी हो, वो उसे नहीं निकाल पाएगा अगर उसके अंदर एयर नहीं रही तो। ओके, in fact it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? तो दुनिया का कोई भी इंसान उस सकर को नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आपकी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि कोई भी इंसान उसको नहीं निकाल सकता। The weight of the air in a column of the height of
the atmosphere and the area 10 centimeter into 10 centimeter is as large as 1000 kg। तो ये जो है क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो वेट होता है, ठीक है, द वेट ऑफ एयर, तो आपके ऊपर इतना वेट पड़ता है जैसे 1000 किलो का, 1000 किलो का वेट पड़ रहा है अभी मेरे ऊपर, मान लो इतना एटमॉस्फेयर जो है उस पर पूरा जो है एटमॉस्फेयर वो इतना प्रेशर लगाता है, अगर मैं उसकी वेट में बात करूं तो वो 1000 kg के बराबर होता है। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस weight is that the pressure inside our bodies is also equal to the pressure of the atmosphere and cancels the pressure from the outside। अच्छा, अगर मेरे पे अब 1000 किलो का बोझ है, मान लो यार मेरे पे कोई 1000 किलो डाल दे, तो भाई मैं तो ऐसे नीचे जमीन में धंस जाऊंगी ना, और एयर अभी भी मेरे पे 1000 किलो जो है वो लगा रही है, लेकिन अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ऐसे हेड को हिला रही हूँ, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर हवा भी है ना, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, हवा आ जा रही है, मेरी बॉडी में ब्लड है, मेरी बॉडी में वाटर है, 70% जो मेरी बॉडी है वो पानी से भरी पड़ी है, मेरी बॉडी में ब्लड है, ब्लड क्या है, ब्लड भी एक जो लिक्विड है मतलब फ्लूइड है, साथ में जो पानी है मेरी बॉडी का वो भी फ्लूइड है, साथ में जो मैं हवा ले रही हूँ वो भी फ्लूइड है। ये जो है ये भी मेरी बॉडी पे प्रेशर लगा रहे हैं अंदर से, ठीक है, मेरी बॉडी पे चारों तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर नीचे इधर उधर पूरी बॉडी पे, और वहां से एयर जो है एटमॉस्फेयर है वो अपना प्रेशर लगा रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है। लेकिन अगर मेरी बॉडी का प्रेशर कम होता तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता, 1000 किलो का प्रेशर मेरे ऊपर होता, 1000 किलो का प्रेशर मेरे ऊपर होता तो मेरी बॉडी तो क्रश हो जाती, मैं ऐसे नहीं ऐसे चपटी हुई नजर आती, या फिर पता नहीं नजर आती या नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में ब्लड है, वाटर है, एयर है, जो क्या है सारे फ्लूइड्स हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड या गैसेस हैं, जो क्या करते हैं अपने वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे क्या करते हैं प्रेशर लगाते हैं। तो अगर मेरी आर्टरी है, वेन है, इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर कहाँ लग रहा होगा, वेन्स पे, है ना, आर्टरीज पे, मेरी बॉडी पे। तो क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर से भी प्रेशर लग रहा है और बाहर से भी प्रेशर लग रहा है। अगर मेरी बॉडी का प्रेशर कम होता और बाहर का प्रेशर ज्यादा होता तो मैं ऐसे पिचक जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और अगर बाहर का प्रेशर कम होता और मेरी बॉडी का प्रेशर ज्यादा होता तो मैं ऐसे फैल जाती, चपटी हो जाती पूरी, है ना, पर ये भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। इसका मतलब ये है कि जितना मेरी बॉडी के अंदर प्रेशर लग रहा था उतना ही प्रेशर ये एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो मेरी बॉडी के प्रेशर के जितना है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो आपकी बॉडी के प्रेशर के जितना है। और आपकी बॉडी प्रेशर कैसे लगा रही है, जो उसके अंदर फ्लूइड्स हैं वो वॉल्स पे लगा रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी पे लगा रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स जो है वो प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से एयर जो है वो प्रेशर लगा रही है। क्योंकि इन दोनों का प्रेशर सेम है, इन दोनों का प्रेशर इक्वल है, इसी वजह से आप क्रश नहीं हो रहे, इसी वजह से मैं क्रश नहीं हो रही, या इसी वजह से कोई भी अदर पर्सन जो है वो क्रश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम सबकी बॉडी के अंदर भी उतना ही प्रेशर है जितना प्रेशर बाहर है, ठीक है। तो बाहर का प्रेशर मान लो 5 था, अंदर का प्रेशर मान लो 5 था, तो दोनों का 5 प्रेशर था, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो है हम नॉर्मली खड़े हैं, 5 नहीं होता, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही थी। तो हम दोनों का प्रेशर मतलब मेरी बॉडी के अंदर का और मेरे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जो है वो इक्वल है, इसकी वजह से मैं जो हूँ वो क्रश नहीं हो रही और बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ओके। If the area of my head were 10 into 10 centimeter, how much weight of the air would I be carrying on my head? तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि मान लो कि मेरा जो हेड है उसके ऊपर एरिया जो है, उसका जो एरिया वो 10 into 10 सेंटीमीटर का है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दे दी है, ठीक है। तो एरिया जो है वो 10 into 10 सेंटीमीटर का है, मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, मेरे हेड का। तो मेरे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है 1000 किलोग्राम, कितना लग रहा है 1000 किलोग्राम्स। ओके, लास्ट पार्ट है हमारा, जिस पार्ट में हमें एक ब्राउन बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और इस पार्ट में हमें बताया कि यार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना ज्यादा है,
ये एक रियल एक्सपेरिमेंट की बात है, एक रियल एक्सपेरिमेंट ऐसा जिसकी वजह से हमें पता चला कि भाई तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत 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 ज्यादा होता है। और इसका मतलब ये भी है कि हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो भी बहुत 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 ज्यादा ही है। ठीक है, तो हमारे अंदर का प्रेशर बिल्कुल बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है, मतलब कितना ज्यादा होता है, तो वो हम इस छोटे से पैराग्राफ से जान के देखते हैं। ये एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है। डिड यू नो ऑटो वॉन ग्योरिकिंग, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मान लीजिए कोई दो स्पेरिकल जो है बॉल टाइप की चीज ले ली, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास बॉल है, ठीक है, आपने क्या किया, दो आपके पास कप है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। ओके, आपने क्या करा, वो कप से जोड़ दी और उसको उसके अंदर से ना सारी हवा को बाहर निकाल दिया, जैसे आजकल वैक्यूम पंप होते हैं ना, उस तरह से। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जहां पर वैक्यूम क्रिएट हो सके। कब? 17th सेंचुरी में। आजकल तो वैक्यूम पंप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे। तो इन्होंने क्या करा, एक पंप के थ्रू इन्होंने एयर को एक्सट्रैक्ट करा। With the help of this pump, he demonstrated dramatically the forces of air pressure. और इस पंप की वजह से इन्होंने हमें दिखाया ड्रामेटिकली कि यार ये जो एयर प्रेशर है कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा ताकतवर है, इसमें कितनी ज्यादा फोर्स लगती है। ठीक है, He joined two metallic hemispheres of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. इन्होंने क्या करा, 51 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर के दो हेमिस्फेयर ले लिए, ठीक है, और उन दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ दिया, जैसे एक बॉल होती है ना, उस तरह से। अब उस बॉल के अंदर से इन्होंने सारी की सारी हवा को बाहर निकाल दिया, थोड़ी सी भी हवा अंदर नहीं रहने दी, सारी की सारी हवा को बाहर निकाल दिया। जब सारी की सारी हवा बाहर निकल गई, मतलब अंदर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। अंदर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। अब अंदर वैक्यूम हो गया और अंदर कोई हवा नहीं है, तो सारी जो प्रेशर है वो अंदर की साइड से तो कहीं से नहीं लग रहा होगा, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे एयर प्रेशर लगाती है, पर हेमिस्फेयर के अंदर तो जो है एयर ही नहीं है। अब जब एयर ही नहीं है तो इसके अंदर से तो कोई प्रेशर ही नहीं आएगा, और इसके बाहर तो सारी हवा है, तो सारी हवा का प्रेशर बाहर से तो लगेगा, है ना। हेमिस्फेयर के अंदर क्योंकि वैक्यूम है, तो हेमिस्फेयर के अंदर अब कोई प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर ही नहीं है, एयर होती तो प्रेशर अंदर उसकी वॉल्स पे लग रहा होता। अब इस हेमिस्फेयर में कोई एयर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है वॉल्स के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा, लेकिन हवा के जो है, मतलब बाहर की जो सराउंडिंग है वहां पर तो हवा है, तो अब सारी जो हवा है, सराउंडिंग है, वो प्रेशर लगा रही है इस हेमिस्फेयर के ऊपर। ठीक है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर ये प्रेशर लगा रही है। Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हेमिस्फेयर था, इस हेमिस्फेयर के साथ इसने क्या करा, 8 हॉर्सेस, मतलब 8 घोड़े लगा दिए। हॉर्सेस ताकतवर वाले, बढ़िया वाले हॉर्सेस इन्होंने लगा दिए, और 8 इस साइड लगा दिए। 8 हॉर्सेस इधर, 8 हॉर्सेस इधर, इन सारे 8 को इस साइड से बांध दिया, इन सारे 8 को इस वाले हेमिस्फेयर से बांध दिया। और वो सारे हॉर्सेस, यहाँ वाले यहाँ से धक्का मार रहे थे, वहां वाले वहां से, मतलब दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि इधर की साइड वाले इधर चले जाएं, हॉर्सेस उधर की साइड वाले उधर चले जाएं। ठीक है, तो ये करते हैं। ओके, तो सारे हॉर्सेस इन्होंने लगा दिए, 8 हॉर्सेस इधर, 8 हॉर्सेस इधर, मतलब 16 हॉर्सेस। और कितना सा था, 16 सेंटीमीटर का था सिर्फ हेमिस्फेयर। ओके, so great is the force of the air pressure that the hemisphere could not be pulled. तब हमें पता चला कि भाई हवा तो थी नहीं उसमें, सारा वैक्यूम था, चाहे 16 हॉर्सेस लग गए सिर्फ 51 सेंटीमीटर डायमीटर वाले हेमिस्फेयर को, लेकिन 16 हॉर्सेस भी उसको अलग नहीं कर पाए, जितनी मर्जी फोर्स लगा लो। इसका मतलब ये था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बॉल पर, जो हेमिस्फेयर पे लग रहा था, बहुत 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 ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि 16 हॉर्सेस भी एक 51 सेंटीमीटर के हेमिस्फेयर को अलग नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ऐसा म्यूजियम में बना हुआ था,
ठीक है, मतलब एक जगह का है, यहाँ पे मैं लेकर आई थी फोटो। तो 51 सेंटीमीटर का जो था डायमीटर था हेमिस्फेयर का। यहाँ पर 8 हॉर्सेस, यहाँ पर 8 हॉर्सेस। सारे हॉर्सेस कोशिश कर रहे थे दूर दूर जाने की, लेकिन वो सारे फेल हो गए और इन दो हेमिस्फेयर्स को अलग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हेमिस्फेयर के अंदर हवा नहीं थी, जिसकी वजह से सारा जो प्रेशर था वो हेमिस्फेयर के ऊपर लग रहा था, और वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो इतना प्रेशर था कि 16 घोड़े भी उस प्रेशर को हटा नहीं पाए और वो हेमिस्फेयर खुल नहीं पाया। ठीक है, तो वो हेमिस्फेयर फिर कब खुल सकता है? जब उस हेमिस्फेयर के अंदर हवा डाल दो। जैसे ही हवा डालोगे ना, वो आराम से खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरा जो हेमिस्फेयर है और उसके अंदर हवा है, तो वो पता है क्या, ऐसे ही खुल जाएगा। लेकिन अगर उसमें से हवा निकल गई, तो अब इधर से भी खींच लो, इधर से भी खींच लो, पूरा दम लगा लो, ये हेमिस्फेयर नहीं खुलेगा। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। हम्म, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा से आपको बता दूंगी, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर आप चाहते हो कि किसी भी वीडियो पे, मतलब किसी भी चैप्टर पे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और आपको अच्छे से समझाऊं उस चैप्टर को, वो भी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं जरूर उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी और आपकी सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं खुद करूंगी और पक्का करूंगी। ठीक है, तो पक्का मैं आपका रिप्लाई करूंगी। अच्छा, ये बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और जल्दी से क्या करना है आपको, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ठीक है, तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।